इस चैप्टर में जो भी बात की है उससे हमारे बेसिक्स काफी क्लियर हो जाने चाहिए। और जो सही बात है, असली बात है वो ये यार कि बहुत ही आसान चैप्टर है, इसमें कुछ है नहीं। हम लोगों ने बात की थी कि एक समीकरण हमें मिलना चाहिए जिसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा मिलना चाहिए उसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, आप C1 को इधर भी ला सकते हो, ठीक है, यहां से लाओ तो इधर माइनस हो जाएगा, लेकिन माइनस और प्लस का अंतर नहीं, C1 के मान तो कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे दो समीकरण हो गए। और कैसे समीकरण है? दो हैं इसलिए इसको बोल देते हैं युग्म, दो चरों में इसलिए दो चरों वाले। ठीक, और क्या था इसमें? रैखिक है, क्योंकि इसमें जो भी चर है उनकी घात एक है, तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोगों ने ये भी देख लिया यार कि जब हम लोग इसको बना रहे थे, किस पर, ग्राफ पे, ज्यामिति इसका निरूपण कर रहे हैं, तो क्या दिख रहा था? कोई एक लाइन मिल रही थी। ठीक, और हमने ये भी समझ लिया था कि इस लाइन पर आने वाले जितने भी बिंदु हैं, कोई भी लाइन देखो अनंत बिंदुओं से मिलकर के बनती है। यहां पर आपको कुछ है, यहां पर एक पॉइंट है, इसको आप मिला दोगे तो आप कहोगे सर ऐसे ऐसे आप करिए, डॉट रखते जाओगे तो अनंत कैसे हो जाएंगे? कुछ ही तो होंगे। वहां पर मैं बोलूंगा कि ये जो डॉट है, डॉट हम क्या मानते हैं? किसी बिंदु की क्या परिभाषा होती है? बिंदु की परिभाषा क्या होती है? बिंदु की परिभाषा होती है कि जिसकी ना लंबाई है, ना मोटाई है, ना चौड़ाई है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं बिंदु, है ना। तो आपको कि लंबाई भी नहीं है, चौड़ाई भी नहीं है, मोटाई भी नहीं है, तो कुछ तो होगा। ये हमारी मजबूरी है कि हम बिंदु को ऐसे दिखाते हैं। इसमें ये तो बहुत, अब इसी को आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो बहुत ही बड़ा दिखने लगेगा। तो इसका मतलब थोड़ी है कि पूरा बिंदु हो गया। बिंदु एक परिकल्पना है। अच्छा, इसको देखिए, बिंदु को मैं समझाता हूं आपको, समझने की कोशिश करिएगा। बिंदु क्या है? ऐसे समझिए जगह है पूरा, ठीक है। आपको जितनी भी जगह दिख रही है अभी, इस जगह को कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ, छोटा कर दिया और छोटा कर दिया और छोटा कर दिया और छोटा कर दिया। जितना छोटा कर दिया बहुत ज्यादा छोटा हो गया है। अब उससे भी छोटा सोचो, तो आप सोचोगे कि यार जितना भी छोटा कर सकते हो उसको और भी छोटा कर सकते हैं, है ना। कोई भी चीज आपने सोच लिया कि बहुत ही छोटी हो गई है, अब सोच कर तो आप उसको और भी ज्यादा छोटा कर सकते हो। तो आप उसको जितना ज्यादा छोटा कर सकते हो वो आपका बिंदु है। तो आप बोलोगे कि सर कभी कभी तो बिंदु को ये भी मान ले रहे हैं, तो ये तो बहुत छोटा नहीं है। बात है कि हम लोग फिर ये देखते हैं कि हमारी व्यवहारिक दृष्टि से उस बिंदु को हमें कितना मानने की जरूरत है, क्योंकि ये परिकल्पना है, कॉन्सेप्ट है। बिंदु जो है, अब आप कुछ भी बनाओगे यार तो इसकी कुछ तो लंबाई होगी। ये तो काफी कई मिलीमीटर हो जाएंगे, 2-3 मिलीमीटर की इसकी लंबाई हो जाएगी अगर सच्चाई में देखें तो। लेकिन जो हमारी परिकल्पना है वो क्या बोलती है? उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, मालूम है कैसे? बिंदु या पॉइंट उसको बोलते हैं इंग्लिश में टेंड्स टू जीरो। ये इसको बोलते हैं हम लोग टेंड्स टू, क्या बोलते हैं? टेंड्स टू, मतलब इस ओर अग्रसर हो रहा है। किसकी ओर अग्रसर हो रहा है? शून्य की तरफ, शून्यता की तरफ जा रहा है। शून्य नहीं है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी लंबाई नहीं है, बिल्कुल भी चौड़ाई नहीं है, कुछ भी अगर नहीं होगा तब तो फिर कुछ रहेगा ही नहीं, है ना। लेकिन शून्य नहीं है, शून्यता की तरफ है। तो अभी हम लोगों ने जो परिभाषा जो पहले बात की थी वो क्या था कि लंबाई भी नहीं हो, चौड़ाई भी नहीं हो और मोटाई भी नहीं हो, तब तो कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन जो सही परिभाषा है वो ये आ जाएगी। बचपन में हम लोग को आसानी के लिए बता दिया जाता है, सही परिभाषा में आता है कि बिंदु जो है वो शून्य की तरफ टेंड कर रहा है। शून्य नहीं है लेकिन लगभग शून्य है। अब वो लगभग शून्य आप कब मान सकते हो? वो अलग अलग तरह से इस पर निर्भर करता है कि आप किस चीज को देख रहे हो। जैसे उदाहरण के लिए, उदाहरण देना पड़ता है आप लोगों को बार बार, है ना। और अच्छी बात, उदाहरण से समझ में आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में पानी का व्यापार होता है, मान लीजिए, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल, हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक। तो आप क्या करते हैं, जो आदमी आपसे 1000 लीटर पानी लेता है, आप उससे कहते हैं कि 10 रुपए दे दो भैया। क्या कहते हो? 10 रुपए। उसी टाइम पर एक बच्चा या छोटा सा बोलता है कि भैया बहुत प्यास लगी है, तो आप कहते हो यार ठीक है पानी पी लो, प्यास लगी तो वो जरा सा पानी ऐसे करके पी लेता है। और उसके बाद से वो बोलता है कि कितने पैसे हुए, तो आप बोलते हो जाओ रहने दो। क्यों? क्योंकि उसने बहुत ज्यादा पानी पिया होगा, आधा लीटर पानी पी लिया होगा। तो अब अगर आप 10 रुपए में किसी को 1000 लीटर पानी दे रहे थे, तो आधा लीटर के लिए आप क्या 5 पैसे लोगे उससे? तो आप कह रहे हो कि 5 पैसे जो है वो छोड़ो यार, जाने दो। तो वहां पर आप 5 पैसे को शून्य के बराबर मान लेते हो, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा। ऐसे ही समुद्र में गया मैं, अब समुद्र में गया, वहां से मैंने 1 लोटा पानी भर लिया, तो समुद्र क्या खाली हो गया? कुछ तो खाली हुआ है। अगर आप सच्चाई में देखोगे तो कुछ तो मैंने समुद्र का पानी निकाला है, लेकिन वो समुद्र के लिए क्या कोई फर्क पड़ा? कोई बोलेगा नहीं नहीं, अब तो समुद्र के आयतन में बहुत भारी फर्क पड़ गया है, तो उसको हम लोग शून्य मान लेते हैं। तो वहां पर शून्य किस चीज को माना जाए, ये हमारे व्यवहारिक दृष्टि पर, व्यवहारिक समस्या पर निर्भर करता है। ठीक, अब मैंने ये सब आप लोगों को एक्स्ट्रा ज्ञान दे दिया। वापस लौट आते हैं। वापस लौटने के टाइम पर मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि कोई भी रेखा है,
इसको आप माइक्रोस्कोप से देखते चले आओगे तो बड़ी दिखती जाएगी, इसलिए इसको ये इनफाइनाइट अनंत बिंदुओं से मिलकर के बनी हुई है। और हम लोगों ने ये भी देखा कि अगर आप सिर्फ एक समीकरण को हल करने की कोशिश करोगे तो इसमें x और y के इनफाइनाइट अनंत आपको बिंदु मिलते चले आएंगे, और वास्तव में उन सारे बिंदुओं को आप मिला दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, एक रेखा मिल जाएगी। और मैं ये फिर से बहुत बार, शायद 10वीं बार या 1000वीं बार रिपीट कर रहा हूं कि वो रेखा बन जाती है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। तो हमारा एक तो ये रैखिक समीकरण हो गया, दूसरा हमारा ये रैखिक समीकरण है। तो दूसरा रैखिक समीकरण भी कोई रेखा बनाएगा, क्या करेगा, कोई रेखा ही तो बनाएगा, क्योंकि वो भी रैखिक समीकरण है। तो रेखा कैसी हो सकती है, कैसी कैसी रेखा हो सकती है। अब हम लोग ने जो कक्षा 9 में पढ़ा था उसको थोड़ा सा ध्यान करो। एक रेखा तो मान लीजिए आपकी ये है, अभी ऐसे ही मान लेते हैं हम लोग। जो हमारा ये मानते हैं ना, ये हमारा क्या होता है, रेफरेंस होता है। रेफरेंस का मतलब समझते हो, जैसे मान लो मेरे घर का पता पूछ रहा है कोई, तो बोलेगा कि भैया आप कोई रेफरेंस बता दो। रेफरेंस है, बोलेगा कोई लैंडमार्क बता दो, तो लैंडमार्क मैं बोलूंगा कि यार वो अपना सिनेमा हॉल है, उसके बगल में मेरा घर है, ठीक। या सिनेमा हॉल वाली रोड में जाओगे लास्ट में, उसके बाद से दाहिने मुड़ जाना तो घर है। तो जब मैं सिनेमा हॉल बता रहा हूं वो रेफरेंस दे रहा हूं, वो एक लैंडमार्क बता रहा हूं। ऐसे ही जब हम लोग कोई रेखा बनाते हैं तो हम लोग कुछ लैंडमार्क बना लेते हैं। तो एक लैंडमार्क हमारा हो जाता है एक्स अक्ष, और दूसरा हमारा लैंडमार्क जो है वो क्या हो जाता है, वाई अक्ष। अब हम इसके सापेक्ष रेखाएं बनाते हैं, तो हमें पता है कि एक्स अक्ष ये है, वाई अक्ष ये है। अब रेखा कैसे दिखेगी, तो जब वास्तव में बनाते हैं तो हम इस तरह से बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोई रेफरेंस होगा तो हमें उस रेखा की स्थिति समझ में आएगी। अगर रेफरेंस ही नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है, तो बहुत कठिन हो जाता है। ये मैं आपको अलग से बताऊंगा कि किस तरह से कठिन हो जाता है जब रेफरेंस नहीं होता है। हम लोग कक्षा 11 और 12 में, खासतौर से कक्षा 11 में पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन, सापेक्ष गति, तब मैं आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से बताऊंगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग वापस आ जाते हैं। तो एक तो रेखा ऐसी हो गई। अब मान लो एक रेखा ये है राजा बाबू, क्या है, एक रेखा ये है, तो दूसरी रेखा कैसी हो सकती है, कोई भी रेखा हो, मान लो यहां से जा रही है, तो क्या ये दोनों रेखा एक दूसरे को काट रही है कि नहीं काट रही है। तो आप तो कहोगे कहां काट रही है, काट रही होती तो देखिए एक साथ कुछ तो आ रहा होता। अब मैं बोल रहा हूं कि यार ये काट रही है। क्यों काट रही है, क्योंकि रेखाओं की जो लंबाई है वो अनंत होती है। कैसी होती है, अनंत। इसका मतलब आप इस रेखा को इधर भी कितना भी बढ़ा सकते हो, इधर भी कितना ही बढ़ा सकते हो, और इसको जैसे आप आगे बढ़ाओगे तो आपको दिख जाएगा कि यहां पर काट दिया है, ठीक। यानी कि आप ये सोचोगे इसका मतलब कोई भी रेखा है, एक रेखा ये है बोर्ड पर और एक रेखा ये है, तो ये रेखा भी आप मिला दोगे आपस में लंबाई में, तो यहां से ये मिलती चली जाएगी, ऐसे सोचिए, और ये ऐसे हो जाएगी। तो ये रेखा भी कहीं ना कहीं काट देगी। आप बस समझिए अभी, है ना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। और क्या होगा, और कुछ हो सकता है। इसका मतलब आपको ऐसा लगने लगा कि यार कोई भी दो रेखाएं हैं तो वो तो काट ही रही हैं। काट रही है कि नहीं काट रही हैं, हमेशा काट रही हैं। अच्छा, आप बोलोगे कि हमेशा कैसे काट रही हैं, ये भी तो देखो। मान लो एक रेखा ऐसे पकड़ते हैं, कैसे पकड़ी, एक रेखा हमारी ये हो गई और ये एक रेखा हमारी हो गई ये भी नहीं काट रही हैं। तो आप कहोगे यार ये फिर काट देंगी, क्यों नहीं काटेंगी। इसको आप आगे बढ़ाते चले जाओ, कहां पर, ऐसे करके आगे बढ़ाते चले जाओ, और इसको भी आप आगे बढ़ाते चले जाओ। तो हो सकता है कि ये बोर्ड में ना काट पाए, हो सकता है, लेकिन बोर्ड से जैसे ही आप और आगे निकलोगे तो थोड़ा ही बोर्ड के बाहर जैसे ही पहुंचोगे यहां पे कहीं पे काट देंगे, है ना। और हो सकता है कि कोई बहुत ही बड़ी हो जो पूरी दुनिया से बाहर निकल जाए रेखाएं, उसके बाद जाकर के काटे, ये भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारी रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट देंगी, है ना। ये हुआ ना, ये बिल्कुल भी नहीं हुआ, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं। हमेशा ऐसा होता है क्या, हमेशा ऐसा होता है नहीं होता है, हम लोग उसको देखते हैं। समानांतर रेखा भी तो पढ़ा यार कक्षा 9 में, समानांतर भी बोलते हैं, समांतर भी बोलते हैं। समांतर रेखा क्या होती है कि जिनके बीच की दूरी जो है वो हमेशा बराबर रहेगी, ठीक है। ये दूरियां बना के रखेंगे। नदी के दो किनारे हैं, रेल की दो पटरियां हैं। अब रेल की दो पटरी चाहे कितनी भी दूर ले जाओ आप, कॉन्सेप्चुअली अवधारणा के रूप में, तो कभी नहीं मिलेंगी। तो आप चाहे इसको भी इनफाइनाइट तक ले जाओ, दुनिया खत्म हो जाए, बाहर आप स्पेस में चले जाओ, अनंत में, आकाश में चले जाओ, ये बढ़ाते चले जाओ, इसको भी आप बढ़ाते चले जाओ, ये कभी नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगी, इनके बीच का अंतर समान रहेगा। तो जब बीच की दूरी समान रहेगी किसी भी बिंदु पर, तो हमेशा दूरी तो बनी हुई है। काटती कब है, जब दूरी कम होती चली जाए। जैसे आप मान लो आप आ रहे हो ट्रेन से, आपकी ट्रेन की जो रेलवे लाइन है वो ऐसे जा रही है, दूसरी ट्रेन की लाइन ऐसे आ रही है। तो आप जब इस वाली ट्रेन में बैठे हुए हो तो आपको क्या लगेगा कि ये वाली लाइन आप देखो पास आती चली आ रही है, क्योंकि आपको तो हर समय ये दिखेगा। तो आप क्या सोचोगे कि कुछ दूर में जाकर के कट जाएगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि हम लोग रेलवे स्टेशन पर जब जाते हैं तो ऐसे हो जाती है, फिर बाद में पैरेलल कर दी जाती है लाइन। वो अलग इश्यू है। अभी मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब
एक दूसरे को काटने का स्कोप तब बनता है जब रेखाओं के बीच की दूरी परिवर्तित हो रही हो, बदल रही हो। अगर आप सोचेंगे बदल रही है, इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि अनंत तक तो जा सकती हैं। जो काटने वाला बिंदु है, जब काटने की तरफ दिशा में बढ़ेंगे तो दूरी जो है वो कम होती जाएगी। ये देखिए यहाँ पर है, फिर उसके बाद और कम हो गई। लेकिन जब काटने के बाद बाहर निकल जाओगे फिर दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो अगर दूरी में परिवर्तन हो रहा है, किन्हीं भी दो रेखाओं के बीच में दूरी में परिवर्तन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो एक दूसरे को काटेंगी। और हम लोगों ने दूसरी कैसी रेखाएं देखी, समानांतर रेखाएं, जिनके बीच की दूरी जो है वो हमेशा कांस्टेंट बनी हुई है, उतनी ही है। मान लो इसके बीच में जो दूरी है वो कितनी है, मान लिया हम लोगों ने किया है 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर हमेशा ही बनी रहेगी। समझ रहे हैं आप? अगर हमेशा ही बनी रहेगी तो काटेंगे क्या, नहीं काटेंगी। तो ये हमारी दो तरह की रेखाएं हो गई। अच्छा, अब एक और तरह की रेखाएं आ जाती हैं, वो आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे। तो क्या है कि रेखाओं को हम लोग जब समीकरण के रूप में लिख रहे थे, हम लोगों ने कैसे लिखा था, हम लोगों ने लिखा था इसको और सही से मान लो सी को इसी तरफ ले आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ये समीकरण था। ठीक, अब दूसरा समीकरण अगर हम लोगों ने कुछ ऐसा बना दिया, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब क्या होगा, यहां से ये होगा कि a1 b1 c1 से हम लोगों ने इसका कोई नाम दिया था, ये एक रेखा का नाम हो गया। ठीक, अब आपका एक घर का नाम होता है गोलू और आपका कुछ स्कूल का नाम होता है कुछ और, है ना। गोलू हो गया घर में नाम, स्कूल में कुछ और नाम हो गया। तो आपका ये जो दो नाम है, इसका मतलब क्या, इंसान थोड़ी बदल गया, इंसान बदल गया क्या। तो हम लोग गणित में भी कुछ रेखाएं ऐसी पढ़ते हैं कि इसी का नाम, मान लो ये रेखा है, इसका नाम है मान लीजिए x प्लस वाई बराबर 1, और साथ में अगर आप 2x धन 2y बराबर 2 नाम रखोगे ना, तो वो भी इसी रेखा का नाम हो जाएगा। ऐसे ही आपने रखा 7x धन 7y माइनस 7 बराबर 0, ये भी इसी रेखा का नाम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे यार ये रेखाएं तो एक ही रेखा का नाम बता रही हैं, ये सारे समीकरण क्या कर रहे हैं, एक ही रेखा का नाम बता रहे हैं। तो ऐसे में हम ये नहीं बोलते हैं कि ये एक ही रेखा है, हम ऐसे बोलते हैं कि ये जो एक रेखा थी कौन सी, जिसको x प्लस वाई इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट कर रहा था, प्रदर्शित कर रहा था, जिस रेखा का नाम ये था और जिस रेखा का नाम ये था, वो दोनों रेखाएं संपाती हो गई। क्या हो गई, संपाती हो गई। कैसी हो गई, संपाती। ठीक, संपाती हम लोगों ने जब बहुपद वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें देखा था कि कोई भी आपका क्या है, कोई भी आपका द्विघात बहुपद है, उसके जो मूल हैं वो ये दो हो जाते हैं, और यही अगर सिर्फ टच करने लग जाए तो इसका मतलब हो जाता है कि ये दोनों बिंदु संपाती हो गए। ठीक, बात समझ में आई आपको। तो अब क्या करते हैं, अब हम लोग ये करते हैं, देखो ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो कि हो क्या रहा है, गेम कैसे चल रहा है। फिर सवाल तो 2 मिनट के सवाल है, इनमें तो कुछ है ही नहीं आपके इस चैप्टर में, लेकिन एक बार समझ लो, क्योंकि हम लोग हायर एजुकेशन में जब जाएंगे और निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, निर्देशांक ज्यामिति, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो उसमें हमें काफी मदद आएगी इन सारी चीजों की, इन सारे कॉन्सेप्ट की मदद मिलेगी। ठीक है, और अगर ये नहीं आ रहा होगा तो फिर वहां पे दिक्कत आ जाएगी। तो ये दोनों बिंदु क्या हो जाते थे, पास चलते चले आते थे, जैसे जैसे ये नीचे खिसक रहा है तो ये दोनों क्या हो गए, संपाती। ऐसी ही रेखाएं भी क्या हो जाती है, संपाती। अच्छा, तो इसका मतलब यार ये हुआ कि रेखाओं को हम लोगों ने 3 तरह से देखा। एक तो रेखा ऐसी है जो काट रही है, दूसरी रेखा ऐसी है जो कभी नहीं काट रही है, और तीसरी रेखा ऐसी है जो यार रेखा तो वास्तव में एक ही, नाम उसके अलग अलग है। और इस वजह से ये जो समीकरण है वो कुछ इन तीनों तरह की सिचुएशन बना सकते हैं। और भी कोई सिचुएशन बनेगी क्या, आप सोच के देखना, आप सोच के देखना कि क्या और भी कोई तरह की सिचुएशन बन सकती है लाइंस से, अगर हम एक ही प्लेन में मान रहे हो। मेरा एक दोस्त है जिसको हम लोग बचपन में साइंटिस्ट बुलाते थे, है ना, वो बहुत स्मार्ट था। तो उसने बोला कि हम लोगों से आकर के पूछा क्लास में कि क्या 2 ऐसी रेखाएं हो जो समानांतर ना हो लेकिन कभी काटे नहीं। हम लोग बहुत देर तक सोचते रहे यार कि काटेंगे, अगर समानांतर नहीं है तो फिर काटेंगे ही काटेंगे। क्यों, क्योंकि अगर समानांतर नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि उनके बीच का जो अंतर है वो कम होता जा रहा है, तो वो काटेंगे हमेशा। वो कहता नहीं है, जरूरी नहीं है ऐसा। तो हम लोग को समझ में नहीं आया, और फिर बाद में उसने बताया कि यार अभी जो हम लोग रेखाओं की बात कर रहे हैं वो हम लोग एक प्लेन पे बात कर रहे हैं, एक समतल पे बात कर रहे हैं। अगर आप 3 डायमेंशन यानी कि त्रिविमीय की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, एक रेखा आपकी जा रही है ऐसी यहां पर इस पल समतल में, और दूसरी रेखा जा रही है ऐसी। तो अगर एक रेखा इस समतल में है और एक रेखा इस समतल में, और ये दोनों समतल कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, तो ये रेखा और ये रेखा समानांतर नहीं है। समझ रहे ना,
क्योंकि इसके इस रेखा के बिंदुओं और इस रेखा के बिंदुओं के बीच में जो अंतर है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, बदलती रहेगी दूरी, लेकिन फिर भी नहीं काटेंगी। लेकिन वो 3 डायमेंशनल स्पेस की बात आ जाती है, जिसका हमारे इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। मुझे साइंटिस्ट की याद आ गई, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो अभी क्या करते हैं, अभी हमें समझ में आ गया कि ये 3 तरह की सिचुएशन बन सकती हैं और इनको निरूपित करने वाले जो समीकरण है उनका हम कुछ कुछ नाम दे देते हैं। तो ऐसे समीकरण जो 2 रेखाएं ऐसी बना रही हो जहां पर हमें एक बिंदु मिल रहा हो, जो हम समतल की बात कर रहे हैं, जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट साइंटिस्ट वाला बताया था उसको छोड़ दो। जिसको समझ में आ गया बहुत खुश हो जाओ, जिसको नहीं समझ में आया हम 11th-12th में समझ लेंगे, समझने का उसमें कुछ था नहीं। हमारे इस चैप्टर में इस तरह के जो समीकरण बनाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, संगत बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, संगत, कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कंसिस्टेंट। अच्छा, अगर ये संगत है तो फिर ये क्या हो गया, ये हो जाता है आपका समांतर वाला, इसको बोल देते हैं असंगत। असंगत क्या, इनकंसिस्टेंट नाम है सिर्फ, ऐसे समझ लो, ठीक। और जो तीसरा उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग जब एक ही रेखा को अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं। तो एक ये समीकरण भी वही उसी रेखा को बता रहा है, ये समीकरण भी वही रेखा बता रहा है, ये समीकरण भी वही रेखा बता रहा है, तो हम इन सारे समीकरणों को क्या बोल देते हैं, इनको बोल देते हैं आश्रित है ये एक दूसरे पर। क्या है, आश्रित, यानी कि क्या इंग्लिश में बोलेंगे, डिपेंडेंट, है ना, खुद की इनकी आजादी नहीं है, ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है यार, देखो ये क्या लिखा है, x + y = 2, इसमें सीधा 2 से गुणा कर दो। क्या किया हमने, सीधा 2 से गुणा कर दिया, ये मिल गया। सीधा सीधा आश्रित है कि नहीं, ये डिपेंडेंट है कि नहीं। देखो क्या किया इसमें मैंने, 7 से गुणा कर दिया तो ये मिल गया। अब कुछ लोग कहेंगे 7 से गुणा करने पर यहाँ तो +1 है, यहाँ पे -7 कैसे आ गया। राजा बाबू 7 इधर आता, हम लोगों ने इसको इधर कर लिया है, इसलिए ऋण से 7 हो गया है, समझ गए आप। तो ये हो गए हमारे आश्रित समीकरण, ये वाले हो गए हमारे कैसे कैसे हो गए, ये हमारे हो गए संगत समीकरण, और ये हो गए असंगत। अब हम लोगों ने एक बार कॉन्सेप्चुअल लेवल पर समझ लिया है, अब हम लोग इस पर ठीक से खेल खेलेंगे और जैसे हमारे चैप्टर में सवाल दे रखे हैं हम लोग सारे सवालों को एक एक करके करते चले जाएंगे। ठीक है, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।